अगर मैं बात बोलूं मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, मेरा स्केलेटन। ऐसी अगर मुझे एक वेब पेज बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा, HTML। HTML का अगर मुझे, मेरे ब्राउजर में हमेशा 3 चीजें ही रन करती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन 3 के अलावा ब्राउजर कुछ भी नहीं जानता। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आजकल के टाइम पर जावास्क्रिप्ट से भी ज्यादा क्या यूज हो रही है, टाइपस्क्रिप्ट। जावा, जिसको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट का आइडिया होगा, आपका HTML के लिए जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है .html। CSS के लिए जिसके पास एक्सटेंशन चाहिए .css। जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है .js। और टाइपस्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है .ts। बट मेरा ब्राउजर तो जावास्क्रिप्ट ही जानता है, वो TS को तो जानता ही नहीं। और आजकल के टाइम पे क्या है, टाइपस्क्रिप्ट यूज हो रही है मार्केट के अंदर। मतलब क्या 50-50% है, टाइपस्क्रिप्ट भी मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट हो गई है। टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जो फीचर्स जावास्क्रिप्ट के पास हैं वो टाइपस्क्रिप्ट के पास तो है ही है, प्लस उसके पास कुछ अपने एड ऑन फीचर हैं। जावास्क्रिप्ट के पास क्या नाम है, कोई भी डेटा को टाइप डिफाइन करने का लॉजिक है ही नहीं। किसी वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ग्लास है, उसके अंदर मैं कोक भी डाल सकता हूँ, उसके अंदर मैं फेंटा भी डाल सकता हूँ, उसके अंदर मैं लिम्का भी डाल सकता हूँ, उसके अंदर मैं ड्यू भी डाल सकता हूँ। कुछ ऐसी लिमिटेशंस है ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ टाइप ही डिफाइन नहीं है उसका। बट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या है, टाइपस्क्रिप्ट का नाम ही क्या है, टाइप। कि मुझे टाइप बताओ मेरे वेरिएबल का। यानी अगर मैंने एक ग्लास बना दिया तो उसमें फेंटा ही जाएगी, उसमें पेप्सी नहीं जा सकती। अगर मैंने एक ग्लास बना दिया पेप्सी के नाम का तो उसमें पेप्सी ही जाएगी, उसमें फेंटा नहीं जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा लॉजिक टाइपस्क्रिप्ट में यही चलता रहता है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट यही लॉजिक है। तो अभी फिलहाल चलो हमें जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है HTML। टैग्स क्या होते हैं आपके, टैग्स अगर मैं बात बताऊं, टैग्स कुछ नहीं होते, ये आपके ब्राउजर के अंदर जाके डिस्प्ले होते हैं। इसका मैं स्टार्टिंग से आपको बैकअप दिखा दे, पूरा दिखाता हूँ यार। ठीक है, ये मैंने क्या खोला, अपना VS कोड खोला है। आई होप सबका VS कोड इंस्टॉल है, किसकी पहली क्लास भी है सबका VS कोड इंस्टॉल है। ठीक है, VS कोड होता क्या यार, एक मेरा IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ IDEs, जैसे आपका एटम, ब्रैकेट, नेटबीन्स, इक्लिप्स। ठीक है, उनमें से आपका VS कोड भी है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके IDEs होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये जो मैं आपको HTML का कोड बता रहा हूँ ना, सब बताऊंगा, ये आप अपने नोटपैड पे भी कर सकते थे। पर नोटपैड पे क्या है आपके, क्या है इसमें, वो क्या नाम है, ऑटो सजेशंस नहीं है। कुछ एरर आ जाएगा तो रेड लाइन नहीं आएगी। आईडीज क्या करते हैं, आपको आपको डिफाइन करते हैं कि आपका कब कब एरर आएगा, तो उस पर आपको मीन्स आपको एक ऐसा डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट देते हैं जहां पे आप बस अपना कोड लिखते हो। अननेसेसरी चीजों का आपको ध्यान नहीं रखना पड़ना होता। मैंने इसमें क्या किया, एक फाइल बनाई, यहाँ पे आपको दिख रहे हो न्यू फाइल, इस पे क्लिक करा और मैंने लिख दिया index.html। ये एक्सटेंशन देनी मस्ट है, .html। अगर ये एक्सटेंशन नहीं दोगे तो ये ब्राउजर में वर्क नहीं करेगी, HTML देना मस्ट है। और उसके बाद सिंबल भी इसका देखो आ जाता है, टैग वाला सिंबल देख रहे हो, ये आपका VS कोड अपने आप दे देता है कि मैंने एक ऐसी फाइल बना दी है। सिंपल आप ये एक्सप्रेशन मार्क लगाओगे और एंटर करोगे, ये बॉयलर कोड या बॉयलर प्लेट रेडी होके मिलती है आपको। अभी आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, मेटा, तो इसके बिना काम हो जाएगा। ठीक है, डॉक टाइप आपको क्या बताता है, क्या आपका HTML का वर्जन क्या है। डॉक टाइप स्टैंड फॉर HTML वर्जन 5। HTML वर्जन 4 के लिए कुछ और लिखा जाता था, 3 के लिए अलग लिखा जाता था। अगर ये आप नहीं भी लिखते, अगर ये आप नहीं लिखते तब भी वर्क कर जाता, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखते तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसे HTML5 ले लेता है। लिख दो तो अच्छी बात है।
HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज। क्लोज का क्या होता है, जो मैंने स्लैश लगाया ना, इट मीन ये क्लोज हो रहा है। ये आपका, हाँ जी, हाँ लिख नहीं, लिख दो नहीं लिख दो तब भी सेम बात है कि नोटपैड की फाइल भी तो एट द एंड ब्राउजर में ही रन करनी है। नहीं, बट क्या है, किसी चीज को अगर तुम ब्राउजर को बता दोगे पहले ही, तो उससे कम अपने पे एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो अपने जो उसके अंदर एल्गोरिथम्स चलते हैं, ब्राउजर्स के अंदर भी एल्गोरिथम चलते हैं, वो अपने एल्गोरिथम से निकाल लेगा। बट अगर पहले से डिफाइन कर दोगे तो उस एल्गोरिथम से एक्स्ट्रा सर्चिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है। हम्म। मेटा का यूज इसलिए होता है, मेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है। इस मेटा के अंदर पता है क्या था, इस मेटा के अंदर क्या था, कोई भी अगर आप एक वेब पेज बनाते हो तो ऑब्वियसली उसमें सीएसएस तो ऐड करोगे ही करोगे। ठीक है। ये जो कहानी मैंने लिखी है ना, ये जो सारी चीजें, ये सारी सीएसएस के लिए है, कि जो मेरी जब डिप्लॉय होए तो मेरी जो वेबसाइट है, मेरे जो जैसा डिवाइस का साइज होगा वैसे विड्थ ले ले। ये सारी सारी उसने उसकी इंफॉर्मेशन डाली है। इनिशियल स्केल 1.0 रखे, स्केलिंग होती है इसके अंदर। तो क्या करते हैं, 1.0 स्केलिंग रखे। देखो, कंटेंट विथ डिवाइस विथ, जैसे मेरी डिवाइस की विथ होगी वैसे का वो डिवाइस वो साइज ले ले। ये मैं एक ब्राउजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। तो ठीक है। बट अभी मैं कुछ भी सीएसएस का पार्ट नहीं करना, मुझे जब मुझे सीएसएस का पार्ट नहीं करना, तो मैं अभी इस चीज को अवॉइड कर सकता हूँ। बट ब्राउजर इतना, सॉरी, आपका ये वीएस कोड इतना स्मार्ट होता है, उसको पता है सबने सीएसएस तो ऐड करनी है, तो इतना आपको ऐड ऑन करके देता है। बट हम अभी अभी एचटीएमएल कर रहे हैं, तो हमें अभी पढ़ने की नीड नहीं है। HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज। ये लैंग ENG क्या लिखा है, इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दो। लैंग क्या है, आपका एट्रीब्यूट है, और EN क्या है, इसकी वैल्यू है। पर मैं अभी इसे हटा देता हूँ। मींस HTML को आप ये बोल रहे हो कि मैं लैंग्वेज यूज करूंगा इंग्लिश, लिखो या नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट वो इंग्लिश उठा लेता है। ठीक है। HTML टैग आपका ओपन हुआ और HTML टैग आपका क्लोज हुआ। जो भी सारा काम होगा वो इसी के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होता। तो HTML टैग आपका पेरेंट टैग भी बोलते हैं, रूट टैग भी बोलते हैं, और रैपर टैग भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे रूट टैग बोला जाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर सारी सारी वो इंफॉर्मेशन आती हैं जिसपे मेरा डॉक्यूमेंट डिपेंड होता है। सारी सारी डिपेंडेंसीज मेरी किस में आएंगी, हेड टैग के अंदर आएंगी। देखो, हर एक जो आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हो ना, वो किसी ना किसी पे ना डिपेंड होती है। जैसे कि मेरा जो है HTML, जिन जिन चीजों पे डिपेंड होगा, तो वो किस में, हेड टैग में आएगा। जब आप क्या नाम है रिएक्ट पढ़ोगे, आपका रिएक्ट एप्लीकेशन भी बहुत सी चीजों पे डिपेंड होगी, वो पैकेट और जेसन फाइल के अंदर आएगी। नोट भी जब आप पढ़ोगे, अच्छा नोट तो आप है नहीं, छोड़ो, आप रिएक्ट जो पढ़ोगे, रिएक्ट की जो सारी डिपेंडेंसीज होती हैं वो किस में आती हैं, पैकेट और जेसन फाइल में आती हैं। ये छोटे छोटे इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी HTML की चीजें किस में डिपेंड होती हैं, रिएक्ट की चीजें किस में डिपेंड होती हैं। ये इंटरव्यू सेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज। मेरा ये टाइटल टैग ओपन करा और इसके भी मैंने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मैंने लिख दूंगा बैकअप क्लास, और इसमें अगर रन करके देखता हूं, देखा आपने, आपने देखा ये मेरी इंडेक्स फाइल बन गई है जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, और इसके साथ देख रहे हो ब्राउजर का सिंबल आ गया है कि मेरे इस सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है ना वो एज है। ठीक है। आप में क्या क्रोम हो सकता है, किसका फायरफॉक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके सिंबल्स आ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अब हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक, मैंने लिखा, ठीक है करण, हो गई स्क्रीन शेयर। नो सर, नो सर। अब भी नहीं हो रही। अब ठीक है। नो सर, अभी ब्लैक है। अरे, आप में से कोई जरा ज्वाइन होना, देखो स्क्रीन ब्लैक आ रही है या करण की साइड से इशू है।
स्क्रीन से तो करण आपकी साइड से इश्यू है फिर। अब बस अगर स्क्रीन दिख रहा है करण आपकी साइड का इश्यू है फिर तो ये बार बार हो जाती है सर, बीच में शो करने लग नहीं फिर तुम्हारी साइड से हो रही है ना, फिर तुम्हारी साइड से हो रही है। मेरी साइड से मतलब कैसा इशू मतलब सर? तुम्हारी साइड से कैसे, मतलब तुम्हारी साइड से इंटरनेट नहीं है और कैसे? इंटरनेट का इंटरनेट कहाँ मिलता है भाई, इंटरनेट में मिलता है। नहीं इंटरनेट का इशू है, मतलब नेट की स्पीड तेज हाँ इंटरनेट की स्पीड तुम्हारी स्लो है, उसकी वजह से हो जाता है। हाँ उसकी वजह से ही होता है। ठीक है ओके करण। देखो मैंने क्या लिखा टाइटल में, बैकअप क्लास। ठीक है लिखा गया बैकअप क्लास, मींस मेरा ये किस डॉक्यूमेंट किस नाम से जाना जाएगा, बैकअप क्लास के नाम से। हाँ जी इसके अंदर अगर मैं बात बोलूं, हेड टैग के अंदर सारी सारी चीजें आपकी कैसे आएंगी, लिंक। अगर आप जैसे कि अपने आगे चल के क्या जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक मेरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कौन सी जावास्क्रिप्ट फाइल से लिंक है, वो लिंक टैग इसमें आएगा। मेरा जावास्क्रिप्ट मेरी डॉक्यूमेंट कौन सी सीएसएस फाइल से लिंक है, वो वाला लिंक आएगा। मेरा ये पूरा जावा, मेरा पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का बेस टैग क्या है, वो पूरा बेस टैग इसमें आएगा। हाँ जी हाँ हेड के अंदर आएगा सारा ये सब चीजें किसमें आएंगी, हेड के अंदर। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या मेरा डॉक्यूमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसमें आती है, हेड टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर जो मुझे ब्राउजर पे प्रिंट करवाना है वो चीजें आएंगी, जो चीजें मुझे प्रिंट करनी है वो मेरे किसमें आएंगी, ब्राउजर में आएंगी। अगर मैं बोलूं कैसे आएगी मेरी, मैंने सिंपल लिखा H1, उसमें मैंने लिखा हेलो, पेज को रिफ्रेश तो मुझे हेलो दिख गया, ये मेरे ब्राउजर पे प्रिंट हो रहा है। जो ब्राउजर के अंदर प्रिंट कराना है वो मेरे किसमें आएगा, बॉडी टैग में। ठीक है जैसे मैंने H1 टैग ओपन और इसे कहते हैं H1 टैग क्लोज। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो वहीं खुलते हैं और वहीं बंद हो जाते हैं। ठीक है वो वाले टैग्स कौन से होते हैं, एक होता है आपका BR टैग, BR स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। ठीक है हाँ इन्हें सेल्फ क्लोजिंग भी बोलते हैं। एक आपका टैग होता है HR टैग, हॉरिजेंटल लाइन के लिए होता है, ये यहीं खुलता है और यहीं बंद हो जाता है। आप देख रहे हो मेरा VS कोड कितना स्मार्ट है, जैसे ही मैंने H1 लिखा ये खुद इसने खोला और बंद भी करके दे दिया। बट जब मैंने BR टैग लिखा इससे मुझे कोई बंद करके नहीं दिया, यानी इतना स्मार्ट है VS कोड, खुद जानता है ये यहीं खुलते हैं और यहीं बंद हो जाते हैं। आप इनको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ऐसे भी ठीक चलेगा और ऐसे भी ठीक चलेगा। बट इस तरीके का काम जब आप क्लोज नहीं कर रहे, HTML तक ठीक है, आपका इस तरीके का काम रिएक्ट में जब पढ़ोगे रिएक्ट में वर्क नहीं करेगा। रिएक्ट में अगर कोई चीज खुलती है तो उसे बंद करनी पड़ती है। अभी HTML में कोई एरर नहीं आएगी, बट रिएक्ट में अगर ये नहीं डालोगे तो एरर आ जाएगी। आपके BR टैग आपके एक होते हैं इनपुट टैग, ये भी यहीं खुलते हैं और यहीं बंद हो जाते हैं। एक आपका टैग होता है IMG टैग, ये यहीं खुलता है और यहीं बंद हो जाता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं। ठीक है ये टैग क्या होता है, IMG इनपुट BR, ये सारे टैग मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है वैसे तो जिन बच्चों को मैंने बता ही दिया है, बैकअप क्लासेस बता दूंगा। H1 से लेके आपके कहां तक अवेलेबल है, H6 तक। ठीक है H1 में आपकी जो हेडिंग दिखेगी सबसे बड़ी दिखेगी, H2 में उससे छोटी, H3 में उससे छोटी, H5 से उससे छोटी और H7 कुछ नहीं होता, H6 तक अवेलेबल है। ठीक है मैं सबसे बड़ा मैंने दिखा दिया और H6 भी दिखा देता हूं। हाँ जी H में नहीं H टैग आप देखें, H टैग देखें, H टैग ये कुछ बस एक कंटेंट दिखा रहा है, बस एक ये बस एक कंटेंट दिखा रहा है। नहीं हेडिंग के लिए आपका ये हेडिंग टैग आपका किस पे बनता है, ये बस उसमें है। और हेडिंग टैग किस पे चलता है, ये आपका जब टेबल टैग पढ़ेंगे हम उसके अंदर हेड टैग आएगा। मैंने H1 लिखा और H6 लिखा,
आप देख रहे हो H1 के अंदर कंटेंट कैसा दिख रहा है, फाइल सेव फाइल को सेव करो, और आप देख रहे हो H1 में कंटेंट सबसे बड़ा दिख रहा है और H6 से कंटेंट सबसे छोटा दिख रहा है। अगर ये अब H2 डालो, H3 डालो, H4 डालो और H5 डालो, वो इनके बीच की रेंज दिखाएगा। H1 का साइज सबसे बड़ा, H2 का उससे छोटा, H3 का उससे, ठीक है, ये क्लियर। एट्रीब्यूट्स मैंने भी आपको बताया था। एक चीज और होती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैग, कंटेंट एंड एलिमेंट। अगर मैं बात बोलूं H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज, ये क्या आपके सिंपल टैग है। अगर मैं बात बोलूं बस हेलो क्या है, एक कंटेंट है। और अगर मैं बात बोलूं H1 टैग ओपन, बीच में कंटेंट, और H1 टैग क्लोज, ये कंप्लीट क्या बोला जाता है, एलिमेंट। ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू माय टैग। अगर मैंने बोला अलाइन, मैंने कैसे बोला अलाइन सेंटर, अब मेरा H1 टैग कहां दिखना शुरू हो गया, सेंटर में दिखना शुरू हो गया। ये जो मेरे होते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू माय टैग। बट हेड टैग क्या बोलता है, इट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू माय डॉक्यूमेंट। दोनों लाइन में फर्क है। हेड टैग आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को, और एट्रीब्यूट आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है आपके उस पर्टिकुलर टैग की। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपका एट्रीब्यूट्स हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और वैल्यू हमेशा ऑलवेज ऑलवेज भी इन अ डबल कोट या सिंगल कोट। हाँ जी, किसके, एचटीएमएल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये ऐसे कुछ एडवांटेज यही है, वेब पेज इसी से ही बन सकता है। डिसएडवांटेज कोई है ही नहीं यार, डिसएडवांटेज कोई है ही नहीं इसका। देखो ये जो डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, ये जो आप किसी भी, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करने जाओगे ना, एचटीएमएल सबसे बेसिक चीज होती है। आप किसी एक बारी जावा और नोट के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हो कि जावा के क्या एडवांटेजेस है और नोट के क्या डिसएडवांटेज, कि हमें किस स्टेज पे आके जावा यूज करनी चाहिए और किस स्टेज पे आके नोट का यूज करना चाहिए, वहां तक बात समझ आती है। एचटीएमएल का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। अगर ये नहीं बनेगा तो पेज ही नहीं बनेगा। ये जो चीजें एडवांटेज, ये कॉलेज लेवल स्कूल लेवल पे चीज होती थी, कोई चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। बड़े लेवल पे आके इतनी चीजें आके आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछे जाते। और एचटीएमएल का तो वैसे भी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। कोई भी आप खोल लो कि मुझे इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आपके एचटीएमएल, कहीं पे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मिलेगा ही नहीं, या मिल भी जाएगा तो एक आधा तो कोई दो मिलेगा। इंटरव्यू, मैंने इतने इंटरव्यू लिए हैं और मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने आज तक किसी के मुंह से एडवांटेज डिसएडवांटेज सुना ही नहीं है। ये जितने मैंने आज तक, जितने इंटरव्यूज मैंने जितने लोगों के लिए हैं, और मैंने अपनी लाइफ में जितने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने कभी नहीं फेस करा। ना मेरे आज भी जितने फ्रेंड्स लोग जितने मेरे जाते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं पूछा हमें कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे अपने एंड से खुद ही आपको इंटरव्यू सेशन में बता दूंगा। अभी आपके इंटरव्यू सेशन की भी क्लासेस लूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जिसे सब कुछ आता है रिएक्ट तक, वो बस जॉब जॉब के लिए आया है, कोई कोई ऐसा कैंडिडेट होगा। कोई ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जिनको बस जॉब चाहिए होती है, पर उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो फ्रेंकली मुझे को कॉल करके बोल सकता है मेरे पास एक कंपनी आ रखी है, उसे रिएक्ट पे जॉब चाहिए वहां पर। अगर आप में से कोई है या आप में से कोई अच्छा आपका फ्रेंड है जिसे आती है, तो बता दो मुझे, मैं उसे भेज दूंगा। ठीक है, मेरे दोस्त की कंपनी। अरे वहां पे प्लेसमेंट, हम्म, नहीं नहीं, मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ की है यार, आ नहीं रही, मेरे फ्रेंड के यहाँ की है किसी का, वहां प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाइन सेंटर, ये आपका एट्रीब्यूट मैंने बता दिया। एलिमेंट, कंटेंट और एट्रीब्यूट में फर्क पता चल गया। वेरी गुड। इस लाइन को पढ़ो फटाफट फिर।
हाँ, ज्यादातर टैग्स आपके ओपनिंग क्लोज, बहुत कम है जो वहीं खुलते हैं और वहीं बंद हो जाते हैं। इसका एग्जांपल एच और बी आर लिखा था मैंने यहाँ पे, आईएमजी टैग भी बता दिया, इनपुट टैग भी है। ये अभी आपका डिव टैग क्या होता है इसको बता दूंगा, डिव टैग क्या होता है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा यार। ठीक है, चेंज करूं? पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया जय? चलो ठीक। एक आपके क्या होते हैं, पी टैग। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। ठीक है, मैंने इसमें लिखा लॉरम। लॉरम कुछ नहीं है, एक आपका वीएस कोड का प्रोवाइड हुआ एक वो है, टूल है। मैंने इसमें लिखा लॉरम 12, तो मुझे 12 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिल जाएगा, डमी टेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ नहीं, वीएस कोड का एक शॉर्ट की है। मैं लॉरम लिखता हूँ और सिंपल 12 लिखता हूँ तो मुझे 12 वर्ड्स का एक सेंटेंस मिल जाता है, नहीं तो मुझे इतना डमी टेक्स्ट लिखना पड़ जाता। मैंने पी टैग में लिखा और मैं अपना आउटपुट देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, नॉर्मल आउटपुट दिख रहा है। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग। अगर आप सोचो इसे ऐसे लिख लोगे, लॉरम 12, अब मैंने किससे डाला, इसे किसी भी पी टैग में नहीं डाला। अगर पी टैग में मैं नहीं भी डालता तब भी आप आउटपुट देखोगे, तभी आउटपुट देखो सेम ही देखोगे। पी टैग में डालने का फायदा क्या होता है, इन फ्यूचर में आपने कभी इस कंटेंट को टारगेट करना हुआ तो किसी टैग के अंदर होगा तभी टारगेट कर पाओगे, अदरवाइज आप बिना किसी टैग के अंदर लिखते हो तो इन फ्यूचर में उसे कभी टारगेट नहीं कर पाओगे। टारगेट इन द सेंस, अगर मुझे कभी इस पे सीएसएस लगानी पड़ी, ऊपर वाला पी टैग में था, मैंने इसे टारगेट करा, मैंने इसे कलर कर क्या कर दिया, इसका रेड कर दिया। बट नीचे वाले का मैं कलर रेड नहीं कर सकता क्योंकि नीचे वाला क्या है, कोई अपने टैग में है ही नहीं। और ये स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है। और कलर क्या थी, उसकी एक वैल्यू थी। अगर एक बात बताओ, कोई चीज टैग में ही नहीं है तो एट्रीब्यूट भी कहां लगेगा, तो वो कभी चीज टारगेट हो ही नहीं पाएगी। और दूसरी बात क्या है, इन फ्यूचर में आप इसे जावास्क्रिप्ट से भी कभी डोम मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे। एक कॉन्सेप्ट आता है डोम, वो डोम मैनिपुलेशन क्या चाहिए था, मुझे टारगेट करना पड़ता है, अगर टैग ही नहीं होगा तो वो टारगेट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आउटपुट तो जनरेट हो गया बट किसी काम का नहीं है आउटपुट से। हमेशा कुछ कंटेंट लिखना तो किसमें लिखोगे आप, टैग में लिखोगे। इसमें आप सारे सारे क्या पढ़ोगे, एचटीएमएल टैग, बॉडी टैग, H1 P B A IMG BR, ये सारे सारे टैग्स पढ़ोगे। ये बहुत कम है, हम इससे ज्यादा भी टैग्स पढ़ेंगे अभी। मैंने क्या बताया था आपका, एंकर टैग। अभी इस पे छोड़ दो, एंकर टैग क्या है, आप इसे वही मान के चलो जो मैंने अभी आपको बताया था, H1 टैग। H1 टैग, फिर मैंने एट्रीब्यूट लिखवाया था, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, बीच में कंटेंट है और H1 टैग क्लोज था। और कंप्लीट क्या बोला जाता है, एलिमेंट। अभी इन्होंने बस पीपीटी में एग्जांपल एंकर टैग से है, मैंने आपको H1 टैग बता दिया। एट्रीब्यूट्स कई बार पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ू। ये आपका क्या है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर। अगर इसका देखो आप डॉक्यूमेंट क्या बनाते हो, एचटीएमएल टैग सबसे ऊपर, तो सबसे पेरेंट टैग क्या आपका एचटीएमएल। उसके दो टैग, दो क्या टैग, हेड टैग और दूसरा क्या है, बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर क्या है, टाइटल, और बॉडी के अंदर क्या है, दो H1। ये डायग्राम पूरा नहीं है, इसके अंदर क्या है, इन सबको नोड बोलते हैं। ये एचटीएमएल नोड, ये हेड नोड, बॉडी नोड, टाइटल नोड, और इसके नीचे क्या होना चाहिए था, कंटेंट नोड।
कंटेंट नोट के अंदर क्या लिखना होना चाहिए था, सेशन 2। हेडिंग 1 हेडिंग 2 के अंदर क्या लिखना चाहिए था, ये आपके कंटेंट नोट होते हैं। ये जो चीज बनता है, ये जब आप कोई भी एप्लीकेशन, जब भी आप कुछ बनाते हो ना अपने क्या नाम है HTML के अंदर, ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर ब्राउजर के अंदर बनता ही बनता है। ट्री टाइप स्ट्रक्चर मींस हायरार्किकल स्ट्रक्चर। किसी कंपनी में भी अगर हम जाते हैं तो हायरार्की होती है, एडमिन होता है, टीएल होता है, टीएल के नीचे अपनी टीम्स होती हैं, हायरार्की होती है। फैमिली ट्री भी ऐसी होता है, परदादा होते हैं, दादा होते हैं, दादा के 2 बेटे, फिर वो कह के हम होए, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर कह लो, हायरार्किकल स्ट्रक्चर कह लो, एक ही बात है। ये स्ट्रक्चर बना ट्री टाइप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका किसमें बनता है, ब्राउजर के अंदर बनता ही बनता है। इसके थ्रू आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत हेल्प लेती है। HTML में बनाने का लॉजिक क्यों होता है, ब्राउजर क्यों बनाता है ये, कि इन फ्यूचर में अगर ये नहीं बनता ना ट्री, तो जावास्क्रिप्ट इससे रेफरेंस नहीं उठा पाती। ये ट्री इसलिए बनता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नीड होती है इसकी। ये सारे टैग्स पढ़ना, मैंने सब बताया ना, एक पढ़ना इसके बारे में। पढ़ लिया, करो चेंज, कोई दिक्कत किसी में इसमें? ठीक। हेड टैग के अंदर क्या क्या चीज आती है आपकी, टाइटल मैंने पढ़ा दिया था, लिंक में ऐड करवा दूंगा, CSS कैसे करते हैं। स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग भी लगता है कि मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सी अटैच है। बेस टैग मैं बता दूंगा, बेस टैग क्या होता है। हर एक आपके डॉक्यूमेंट का एक बेस बनाना पड़ता है, बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी है, बट जब भी बनेगा बनेगा एक ही, मल्टीपल बेस टैग नहीं होते, एक आपके डॉक्यूमेंट का एक ही बेस टैग रहता है, ठीक है। हेडिंग टैग मैंने बताया था आपको, H1 टैग, ये H1 टैग की डेफिनेशन पढ़ना सारी। बेस टैग में बेटा हम वो डालते हैं, देखो आपकी एपीएस नाम सुना कुछ, एपीएस क्या होती है, यूआरएल ही होती है। एक एपीआई कुछ नहीं होती, एक यूआरएल ही होती है। हमेशा जब आप एपीआई फ्यूचर में भले जावा पे बनाओ, नोड पे बनाओ, पीएचपी पे बनाओ, पाइथन पे बनाओ, सबका आगे का कुछ बेस एक होता है, पीछे का कंटेंट बदलता है। जब एक बात बताओ, इतना सारा वर्ड मेरा बेस सेम है और इतना सा कंटेंट बस बदल रहा है थोड़ा सा लास्ट का, तो आप क्या करते हो, जो बेस होता है ना 60% वो एक जगह बना के रख देते हो। आप जो चेंज क्या करते हो, लास्ट वाली लाइन चेंज करते हो, और वो जितनी लास्ट वाली लाइन के आगे सारे के आगे वो बेस जुड़ जाता है। ऐसा ही बेस कुछ आपका HTML में भी होता है। मींस आपकी फाइल का नाम बस लगाओ और आगे जितना भी यूआरएल होगा वो कॉमन रहेगा सबके लिए, ठीक है। और अगर HTML के अगर 2 बेस बन जाए तो HTML खुद कंफ्यूज हो जाएगा मैंने किस बेस के पास जाना है। तो इसलिए हर एक HTML फाइल के पास एक ही अपना बेस टैग होता है, ठीक है। ये चीजें बेस आप और अच्छे से समझोगे जब अपनी जावा, PHP, पाइथन, .NET, नोड में एपीएस बना रहे होगे। एपीएस के टाइम पर आपकी ये सब चीजें जो बेस होती हैं बनाई जाती हैं नोड के अंदर। अगर आप नोड भी पढ़ोगे तो एक बेस को अलग कर दिया जाता है। ऐसी आपकी जावा में भी जो एपीएस बनेंगे ना, उनमें बेस को अलग कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक अमेजोन की आप बना रहे हो एपीआई, उसके क्या होगा, Amazon/v1, v1 मीन्स वर्जन 1 /demo/registration, Amazon/v1/demo/login। बदल क्या रहा है, हाँ पूरा पाथ बनता है। आपका स्टार्टिंग क्या है, Amazon सेम, v1 सेम, डेमो सेम, लास्ट में क्या डाला तुमने, रजिस्ट्रेशन। और दूसरे में क्या बनाया था तुमने, Amazon/v1/demo
स्लैश लॉग इन। एंड का वर्ड क्या था? लॉग इन था, आगे का तो सब सेम था, जो आगे का सेम था उसी को ही बेस बोलते हैं। और ये बेस आप एक जगह बना के रख देते हो और उस बेस को आप अपनी फाइल में इंपोर्ट करते हो और वो बेस आप आगे जुड़ जाती है। ठीक है, नहीं नहीं अभी स्क्रीन फ्रीज नहीं है, मैंने कुछ वो नहीं करा, इसलिए मैंने कोई मूव नहीं करा, इसलिए नहीं। अब स्क्रीन फ्रीज तो नहीं है अब? ठीक है, आपने HTML अभी H1 टैग पढ़े थे, इनकी रैंक क्या थी? H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 कितना होता है? 32 पिक्सल का, H2 24 पिक्सल, 3 18 पिक्सल, 16 पिक्सल, 13 पिक्सल, 10। इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछने वाला ऐसी चीज, ठीक है, कि H2 H1 की कितनी होती है। स्लाइड बढ़ाने का तरीका बस वे है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा जाएगा H1 का कितना पिक्सल होता है। ठीक है, इसलिए मत याद करते रहने से। H1 H2 H3 H5 आउटपुट ऐसे ही सबका आया था, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, या किसी को जो तुम नए बैच वाले स्टूडेंट, फास्ट तो नहीं लग रहा? पक्का? ये आई होप सब पढ़ के आ रखे हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बैकअप की तरह ले रहा हूँ कि बैकअप के जस्ट तुम्हें पढ़ा हुआ है, अगर मैं पूरा पढ़ाऊँ फिर 5 क्लासेस तो फिर से रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट ये बैकअप की तरह है। पैराग्राफ टैग एक बार पढ़ो। ठीक है, लाइन समझ आ गई सर? क्लियर है सबको? ये वाली लाइन समझ आई है? पहले बताओ, ये वाली लाइन समझ आई? क्या व्हाइट स्पेस है, बिफोर एंड आफ्टर, ये क्या चीज है? इससे क्या बोलना चाहते हैं ये पैराग्राफ? हाँ जी, आप बताओ बेटा। बिल्कुल सही, सबने इतना ही समझा ना? ठीक है, तो मैं फिर जिसे नहीं भी समझ आया मैं बता देता हूँ। ये पी टैग लिखा है मैंने, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, एलिमेंट पे जाएंगे, आप देख रहे हो इस पी टैग के ऊपर स्पेस आ रही है, एक पी टैग और डाल देता हूँ। ठीक है, एक पी टैग और डाल दिया। इस पी टैग के ऊपर देखो, ऊपर नीचे स्पेस है, इस पी टैग के भी ऊपर नीचे स्पेस है, ये अपने आप बनाता है ऊपर नीचे स्पेस। ये स्पेस स्पेस कुछ नहीं है, बेसिकली मार्जिन है, ऊपर भी मार्जिन है, नीचे भी मार्जिन है दो। और ये जो चीज आपकी होती है, जो इस पीपीटी में लिखा है बिफोर एंड आफ्टर, ये बिफोर एंड आफ्टर नहीं है, टॉप एंड बॉटम है। ठीक है,
तुम लोग अपनी पीपीटी में मॉडिफाई कर लो, ठीक है। जिनको मैंने पीपीटी दे दी है ना, तो मेरे टॉप और बॉटम लिख लो अपने। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ये कैसे होते हैं, इनका मतलब समझते हैं। जिनकी आज पहली दूसरी क्लास है, पक्का समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, या स्लो करूं? श्योर? देखो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ये कैसे होते हैं आपके, ईएम वर्सेस आई, स्ट्रॉन्ग वर्सेस बोल्ड, सब वर्सेस सुप, इंसर्ट वर्सेस डिलीट, मार्क और स्मॉल। देखो क्या होते हैं, ईएम वर्सेस आई। ईएम का अगर आप देखो, ये मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है, बी और स्ट्रॉन्ग का देखो, बी में मैंने क्या लिखा, बोल्ड टेक्स्ट, और स्ट्रॉन्ग में मैंने लिखा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। आउटपुट देखो दोनों के सेम आ रहे हैं, अगर आउटपुट आप देखो सेम है, सेम है ना आउटपुट, दोनों क्या दिख रहा है, कंटेंट बोल्ड होके दिख रहा है। बी इज ओनली फॉर विजुअलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग इज फॉर जिसने बताया क्या बताया, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या बोलता है, एसईओ मींस, एसईओ चीज क्या होती है, आपकी वेबसाइट जब ब्राउजर पे जाए तो सबसे टॉप रैंक पे दिखे, ठीक है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाले कैंडिडेट्स करते हैं कि हमारा जो कंपनी है, हमारी कंपनी में वेबसाइट है, जब भी कोई सर्च करे वो टॉप रैंक पे दिखे। आप ए डालो अमेजोन, सबसे पहले अमेजोन ही आता है, मीन वो सबसे ज्यादा क्या कर रही है, रैंक कर रही है टॉप पर। हर एक कंपनी के अंदर आपके डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, उनका ये तो काम होता है कि हमारी क्या नाम है वेबसाइट जब भी कोई डाल ले सबसे टॉप रैंक पे दिखे। तो क्या है, उन्हीं में से एक पार्ट है ये। आप स्ट्रॉन्ग के अंदर जो कंटेंट डालते हो, ब्राउजर उसे एज ए कीवर्ड अपने रिजर्व रख लेता है, और उससे रिजर्व कीवर्ड्स जब तुम डालते हो ना, तो उस वेबसाइट को उठाता है और तुम्हारे सामने पेश कर देता है। ये उन्हीं में से एक एसईओ का एक पार्ट है। इसे कंप्लीट एसईओ मत समझना कि इतनी सी पढ़ाई पढ़ो और एसईओ हो गया, ठीक है। एसईओ तो एक बहुत बड़ा कोर्स है अपने में ही। जो डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चे होते हैं, वो एसईओ का तो पूरा कोर्स, उनका मॉड्यूल है पूरा। ये उनमें से एक छोटा सा तरीका है बस एचटीएमएल का। आई और ईएम के अंदर मैंने क्या डाला, इटैलिक और एम्फेसिस टैग्स। आई और ईएम का आउटपुट देख रहे हो सेम जैसा ही है दिखने में, ठीक है। आई मींस इटैलिक, ईएम मींस एम्फेसिस। इसके में ये क्या है, आई भी क्या आपका विजुअलाइजेशन फॉर्म है, और ईएम आपका क्या है, एसईओ फ्रेंडली है। इसके अंदर जो डालते हो तो आप ब्राउजर को बोलते हो इसे एम्फेसिस कर। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, इस पे प्रेशर आउट कर, ठीक है। इसको ध्यान से देख और इस कंटेंट को एज ए रिजर्व कीवर्ड अपने पास रख लो, सो दैट इन फ्यूचर में मेरा कोई क्लाइंट आएगा, वो वाला रिजर्व कीवर्ड डालेगा, कीवर्ड्स उसे वो मैच करेगा तो आपको दे देगा ओपन करके, ठीक है। एक होता है आपका मार्क। मार्क क्या होता है, जैसे आप मार्क के अंदर कुछ भी लिखोगे ना, मार्क टैग के अंदर आप जब बुक पढ़ते हो तो उसे मार्क कर लेते हो हाईलाइट्स को, तो ये बस कुछ नहीं करता, आपको मार्क करके दे देता है। एक होता है स्मॉल। स्मॉल के अंदर जो आप टैग के अंदर जो भी कंटेंट डालते हैं वो थोड़ा सा पतला थिन हो जाता है, राइट। एक होता है डिलीट। डिलीट के अंदर आप जो भी लिखते हो उस पर लाइन बन के आ जाती है। ये लाइन इसे क्या कहते हैं, ये हम सीएसएस में भी पढ़ेंगे, लाइन ओवर थ्रू, लाइन स्ट्राइक थ्रू, ये सीएसएस का पार्ट है। बट एचटीएमएल में अगर आपको किसी के ऊपर लाइन लगा देनी है तो आप कैसे लिखोगे, डिलीट टैग के अंदर लिखोगे, और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे उस पर लाइन आ जाएगी। वेबसाइट्स के अंदर भी जाते हैं कि पहला प्राइस था ₹4,000, आफ्टर डिस्काउंट हो गया 2,000, वो 4,000 के ऊपर लाइन लगी होती है, वो ऐसे लगी होती है। वैसे तो वो उस तरीके से भी नहीं लगी होती, वो लगी होती है आपकी सीएसएस के थ्रू, ठीक है। ये डिलीट टैग कहीं भी यूज नहीं होता, ठीक है। आई इंसर्ट क्या है, आपके किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देता है। वैसे तो मैं बताऊं, ये इंसर्ट टैग और एक होता है यू टैग। यू टैग भी क्या होता है, वो किससे से अंडरलाइन। तो इंसर्ट और यू के अंदर फर्क क्या है, वही वाला फर्क है। इंसर्ट आपका नाम है एसईओ फ्रेंडली, और यू आपका क्या है, सिंपल। इसके अंदर यू टैग नहीं लिखा, बट आप जान लो इंसर्ट टैग भी अंडरलाइन करके देता है और यू टैग भी अंडरलाइन करके देता है। बट इंसर्ट क्या आता है, एसईओ फ्रेंडली मींस आप अपने अंदर ब्राउजर को बोलता है इसे कीवर्ड को रिजर्व करके अपने पास अंडरलाइन मार्क करके रख लो, ठीक है। एक होता है आपका सुप। सुप क्या करता है, आपके कुछ कंटेंट को ना थोड़ा सा नीचे कर देता है। जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट और सुप के अंदर सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट लिख दिया, तो देख लो थोड़ा नीचे आ गया। ये आपके जैसे H2O मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं ना, H2O। अगर मुझे किसी की पावर बनानी है 4 की पावर 2, तो मैं किसके अंदर डाल दूंगा, सुप के अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेंट थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, हाँ पावर बनानी हो, राइट। तो ये होते हैं आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। एक भाई जिनकी पहली दूसरी क्लास है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो फटाफट बस।
पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी है, कल ही तो भेजी है मैंने, कल ही भेजी है मैंने, कल ही भेजी है, कल क्लास में बैठे बैठे भेजी थी मैंने, भेजी है मैंने क्लास में। चले, अच्छा कर लो, नोट डाउन कर लो। कर लिया, नोट डाउन कर लिया आपने, आउटपुट सही आया जैसा था, ठीक है। इमेज टैग
फटाफट इमेज टैग देखते हैं। हाइट विथ एल। देखो ये मेरा फोल्डर है, बैकअप 12 12 बजे वाला बैच, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक इमेज डाल ली, ठीक है, मैंने एक इमेज डाल दी इसके अंदर। अब एक चीज देखते हैं, एक टैग आपका होता है इमेज टैग बाय द नेम IMG। इसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, क्या एट्रीब्यूट के साथ है, SRC। मैंने इस पे क्या डाला, डॉट स्लैश, ये करके मेरी इमेज का नाम आ गया, ठीक है। ऑल्ट छोड़ दो। अगर मैं आउटपुट अगर मैं देखूं तो आप देख रहे हो मुझे इमेज दिख गई, ठीक है। ये इमेज मैंने डॉट स्लैश ही क्यों लगाया, ऐसे कि मुझे लगाना पड़ेगा डॉट स्लैश। देखो डॉट स्लैश रेफर्स टू द, आप कौन सी करंट अपनी डायरेक्टरी के अंदर हो। मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूं, बैकअप 12 के अंदर हूं। मेरी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी, बैकअप 12, उसी के अंदर ही अगर मुझे रहना है तो डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। उसी डॉट स्लैश का मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर खोजो। किसे खोजो, इस इमेजेस डॉट GFIF वाली फाइल को। और किसके अंदर, वाकई इसी बैकअप 12 के अंदर ये फाइल मिल जाएगी। तो वो मैंने उसका पाथ लगा दिया, वो उसने उस पाथ को कैप्चर करा। उस पाथ को SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके पाथ को ही कैप्चर करता है। और वो पाथ मैंने लगा दिया, और जिस पाथ पे इमेज पड़ी थी वो इमेज पे मेरे ब्राउजर पे डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो गई। सिंपल। अगर तो मैं इस इमेजेस का नाम क्या है, इमेजेस ही है। इस फोटो का मैंने नाम क्या रखा है, इमेजेस ही। क्या इस फोटो का नाम ऐसा था, ऐसा इमेज नहीं था। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको एक क्रैश सिंबल दिखेगा, ठीक है। यूजर को क्रैश सिंबल ना दिखे तो एक तरीका होता है ऑल्ट। ऑल्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव। मैं लिखूंगा इमेज नॉट फाउंड, क्या ले आ गया, इमेज नॉट। अब यूजर को दिख जाएगा कि उसे क्रैश हुआ सिंबल के साथ कि ये कुछ इमेज की चीज है जो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर तो इमेज डिस्प्ले हो रही हो तो बस ये नहीं दिखेगा, तो मेरी नॉर्मल इमेज दिखेगी जो मेरी इमेज मिल रही है। एक मैंने बताया था, एक आपके टैग के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट तो हो गए। तीसरा एट्रीब्यूट क्या है इसका, इसका विड्थ टैग। विड्थ क्या इसकी मैंने ले ली, सपोज करो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल विड्थ ले ली और हाइट भी ले ली। ठीक है। अगर आउटपुट देखें तो फिर विड्थ भी इसकी 100 पिक्सल और हाइट भी इसकी 100 पिक्सल है। एक एट्रीब्यूट इसका क्या होता है, हाँ उसका ले लेता है ये, देखते हैं। ठीक है, अब चला है वो। एक्चुअली पता है कि उसे विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट मेजर हो जाती है। हाँ हाँ, इस पे, इस पे कह रहे हो ऊपर नीचे। ये नहीं लेती, ये एग्जैक्ट उतनी रहती है, ठीक है। एक टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट टाइटल। इसमें होवर क्या मैंने देखा, रेड फ्लावर, रेड फ्लावर लिखा जो गया, ये किस लिए, आपका एक छोटा सा एक आपको टाइटल दिखाने के लिए, राइट। ठीक है, इसे सब लोग अपने में एक बार करो। क्या हुआ अपने, करो फिर।
ठीक है, तुम्हारा हुआ यार? तुम्हारा नाम क्या तुम्हारा? नहीं तुम्हारा। सागर। कौन है तुम्हारे काउंसलर? समीना मैम। हुआ तुम्हारा लैपटॉप? हम्म। तुम थोड़े दिन पहले आए थे तब भी तुम्हारा ये था, थोड़े दिन पहले। तुम जॉब करते हो? क्या जॉब है तुम्हारी प्रोफाइल? हम्म। बीपीओ। ऐसे लॉस तुम्हारा ही होगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, करें? चलो। ऑडियो वीडियो टैग है इसमें? ऑडियो वीडियो टैग है? कहा था। हाँ जी। इमेज। देखो जो इमेज में, नहीं वो तो आपको जर्नी में पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। इमेज में जो क्लास होता है वो कुछ नहीं होता, वो सीएसएस लगाने का पार्ट होता है। इमेज में जो आईडी होती है वो एक सीएसएस की आईडी लगाने का पार्ट होता है। ये पढ़ते पढ़ते सब समझ आ जाता है। कोई इसके लिए आपको कोई साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर। इसमें आपको टैक्स है आपको खुद ही इसके उसमें उसके कंट्रोल्स होते हैं, म्यूट, लूप चला देनी, ऑटो चला देना, पॉज कर देना। हाँ, में कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है। देखो यार, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को थोड़ा समझो। चलो इधर सुनो यार, अब इधर ध्यान दे लो यार। यार बैकअप क्लास को थोड़ा सीरियसली ले लो यार। देखो बैक ये क्या होता है, आपके रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा आप ढंग से? रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं? अरे इसको छोड़ो, इसमें छोड़ो, अपनी लैंग्वेज से बताओ। हम्म। हम्म। ठीक, समझ गया, बिल्कुल सही है। सही है, सही है, समझ गया, तुमने सही बोला। जे, आप बोलो। एक मिनट, एक मिनट, जे तुम बोलो। रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में क्या फर्क है? ट्री है। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, तुम बताओ यार, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में क्या फर्क है? नहीं देखो, बातें मारे जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। क्लास को मैं वाइंड अप कर दूंगा यार। क्लास को सीरियसली नहीं लेना।
ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लास वाइंड अप हो रही है, पहले सीरियस हो जाना, पहले सारे सीरियस हो जाए फिर क्लास होगी कल, ठीक है।